चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी 9th एंड 10th क्लास की किताब कंप्लीट हो गई। 9th क्लास की जो बुक थी उसका नाम था इकोनॉमिक्स। जो 10th क्लास की बुक थी उसका नाम था अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों किताबों के नाम के पीछे अपना ही एक महत्व था। आज जो तीसरी किताब हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की, एक्चुअली में उसमें 11th क्लास में दो किताबें हैं। एक किताब जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 10th में हमने पढ़ी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम इंडियन स्पेसिफिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानना शुरू करेंगे। उसकी जो सेकंड बुक है 11th क्लास की वो स्टैटिस्टिक्स से एसोसिएटेड है, डाटा से एसोसिएटेड है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम 11th क्लास की एक बुक ही कवर करते हैं, ठीक है। उस पहली 11th क्लास की जो बुक है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका जो पहला यूनिट है उसमें मेनली 2 चैप्टर कवर होते हैं। उसमें से आज हम फर्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। पहले यूनिट का नाम है डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस। ओके, जो विकास की नीतियां हैं और उनसे जुड़े अनुभव 1947 से 1990 तक। डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। इस समय के दौरान की सारी डेवलपमेंट पॉलिसी एंड सारे डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी रिलेटेड एक्सपीरियंस हम 2 चैप्टर्स के वाया आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिनमें पहला चैप्टर जो है जो आज हम करने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 जब हम स्वतंत्रता के मुहाने पर खड़े हैं, उस द्वार तक, उस समय तक, उस शाम तक भारत की अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां क्या थी, इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही थी, कैसी थी, उसको आज हम इस चैप्टर के वाया बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। कुछ बहुत डीप क्वेश्चंस चैप्टर में गिवन हैं जो एनालिसिस, डिबेट की रिक्वायरमेंट करते हैं। हम वो सब करेंगे, बहुत अच्छे से आपको सारा सिखाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर होगा 1950 से लेकर के 1990 तक की हमारी इकोनॉमिक जर्नी, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यात्रा। तो इसलिए 1947 तक का हाल और 1947 के बाद 1990 तक का, आज़ादी के बाद का हमारा विकास का क्रम और विकास की यात्रा, इन 2 चैप्टर्स को मिला के पहला यूनिट ही बना था, जिस यूनिट का नाम अभी मैंने बताया डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एक्सपीरियंस। ओके, उस यूनिट का पहला चैप्टर है जो अभी डिस्कस किया, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसकी शुरुआत हम करेंगे। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई, हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ाना पड़ा? देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ अपनाई, हमने जो इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, इन डेवलपमेंट पॉलिसीज़, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फॉलो करने की जो हमें नीड फील हुई, उसके पीछे काम किन किन चीज़ों ने किया, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी का जो 75 वर्षों की यात्रा रही है 1947 से लेकर के आज दिन तक, उस 75 वर्षों की यात्रा के दौरान हम जो भी एक्सपीरियंस करते आए हैं, चाहे वो 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम है, प्लानिंग कमीशन की कारगुजारियाँ हैं, चाहे वो फर्स्ट 40 ईयर्स की पब्लिक या स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, चाहे 1990 का एलपीजी मॉडल आया, ये सारी ओवरऑल चीज़ें समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं कि हम उन सारे आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करें, उन सारे आइडियाज़ को कंसिडर करें जिन आइडियाज़ ने ऐसी डेवलपमेंट पॉलिसी और इकोनॉमिक मॉडल अपनाने के लिए हमें मजबूर किया। और वो आइडियाज़ को हम कंसिडर करें, उन आइडियाज़ को हम समझें। इसके लिए ज़रूरी है हम इसके पहले का जो आर्थिक हाल है उसको जानें, आज़ादी से पहले का सारा सिस्टम। जब तक हम इंडिपेंडेंस के पहले का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाया गया इकोनॉमिक मॉडल अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनकी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को हम नहीं समझेंगे, उनके आउटकम्स को हम नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि इंडिया ने जो मॉडल अपनाया, इंडिया ने जो पॉलिसीज़ अपनाई, क्यों अपनाई, रीज़न्स क्या थे।
तब तक आपका एनालिसिस बोगस होगा, आप जस्टिस नहीं करेंगे। अगर हमारी शुरुआती वर्षों में ग्रोथ रेट कम रही, कई कारण थे, उसके बाद हमारी ग्रोथ रेट 1990 के बाद बढ़ी, उसके भी रीज़न्स हैं, और वो सारे रीज़न्स को समझने के लिए वो सारा बैकड्रॉप समझना होगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज का हम चैप्टर कवर करेंगे। ओके, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हुआ क्यों हुआ। जब हम 1947 तक की इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम मेजॉरली किस इकोनॉमी की बात करेंगे? हम नेचुरली इसमें उस इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे जो इकोनॉमी एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया से जुड़ी हुई है, नहीं। हम यहाँ पर जब बात करेंगे तो बात मेजॉरली जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में ऑलमोस्ट 200 ईयर्स का, इस दौरान हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको स्टडी किया जाएगा। यानी कि आप सही मायने में 1757 से लेकर के, दैट इज़ बैटल ऑफ प्लासी, 1947 इंडिपेंडेंस तक के इस 190 वर्ष या 200 वर्षों को समझने जा रहे हैं। कुछ 40-50 वर्ष आगे पीछे भी हो जाएंगे। आप इस दौर को समझेंगे। हमने इस ब्रिटिश रूल के समय की ही इकोनॉमी को क्यों समझना ज़रूरी समझा, उन कंसिडरेशंस को समझने के लिए, जिन कंसिडरेशन को ध्यान में रख के हमारे पॉलिसी मेकर्स ने आज़ाद भारत की आर्थिक नीतियाँ बनाई, विकास के प्रोग्राम बनाए, हमने क्यों इसी पीरियड को चुना। आज़ादी वाला भारत इन्हीं 200 वर्षों की देन थी, मेजॉरली इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। हमारी शुरुआती पॉलिसीज़ उसी डिस्टॉर्शन से बाहर आने के लिए थी, उन्हीं एक्सप्लॉयटेशंस के नेगेटिव आउटकम्स को, नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस करना और उन आउटकम से बाहर निकलने के एफर्ट्स थे। उन सारे लूप होल्स को फिल करने की कोशिशें थी। जो गड्ढे उन्होंने खोदे थे, हमने उन्हें भरा था। तो इसलिए आज़ादी के बाद की इन नीतियों पर एक बड़ा प्रभाव है आज़ादी के पहले के बरतानिया शासन का, इसलिए उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इकोनॉमिक मॉडल को, हमारी पॉलिसीज़ को अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन अगर करें तो पहले 2 टॉपिक मैंने लिखे हैं, इंट्रोडक्शन एंड लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बाकी टॉपिक वर्बली सारे करा देंगे आपको। इंट्रोडक्शन के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं इसको समझिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमने ब्रिटिश रूल को ही क्यों चुना। ब्रिटिश रूल के आने के बाद जो इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बदलाव आया, जो इकोनॉमिक मॉडल है वो चेंज हो गया। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक कॉलोनी के रूप में डेवलप किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि एक कॉलोनी के तौर पे डेवलप किया। जब हम कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की बात कहते हैं तो इससे हमारा मीनिंग क्या है? इससे हमारा मीनिंग ये है कि उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को, ढांचे को कुछ ऐसा बना दिया कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो रॉ मटेरियल सप्लायर का काम करे। बहुत फ़र्क आता है इससे किसी भी अर्थव्यवस्था के ढांचे में। रॉ मटेरियल सप्लायर का काम करे और वो सप्लाई किसको जाए? द कॉलोनियल मास्टर। अब इंडिया बीइंग कॉलोनी रॉ मटेरियल सप्लायर का काम करेगी और ये रॉ मटेरियल सप्लाई किसको होगा? कॉलोनियल मास्टर्स को। और कॉलोनियल मास्टर्स यहाँ पे कौन है? आप ग्रेट ब्रिटेन कहिए या ब्रिटेन कहिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम ब्रिटेन ही वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्या फ़र्क आता है जब आप रॉ मटेरियल सप्लायर होते हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ? देखिए ध्यान से समझिए। देखिए किसी भी कंट्री के लिए अपनी इकोनॉमी को प्लान करते समय ये बहुत ज़रूरी होता है जानना, समझना कि वो अपनी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में कितना वैल्यू ऐड करें या कर सकते हैं, जिस वैल्यू एडिशन से उनके देश में आर्थिक प्रगति होगी, उनके देश की आमदनी बढ़ेगी, मतलब उनकी नेशनल इनकम बढ़ेगी।
और डेफिनेटली जब आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो कितने लोगों के पार्टिसिपेशन से वो बढ़ी है, इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि पर कैपिटा इनकम सिस्टम क्या है, कितने लोगों में वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसी से ये डिपेंड होता है कि कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या है, यानी कि ग्रॉस लेवल पर आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर एक्चुअली में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है। जब हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन GVA या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि एक कंट्री अपने रिसोर्सेज को किस लेवल तक प्रोसेस कर रही है, कितने लेवल के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रही है, फिर उन रिसोर्सेज को किस लेवल तक नर्चर कर रही है, अलग अलग प्रोसेसेस के वाया गुजार रही है। इसी से ये पता लगता है कि वैल्यू एडिशन का स्केल क्या है। उदाहरण के तौर पर सपोज़ कीजिए कि एक कंट्री है इंडिया, उसको दो कंडीशंस में रख के देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, इस केस नंबर 1 के दौरान इंडिया अपनी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स का यूज़ इतना ही लेती है कि इंडिया अपने देश में माइनिंग करती है और उसके पास मिनरल ओर्स आते हैं और वो उन मिनरल ओर्स को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करती है या सप्लाई करती है ग्लोबली। तो उसको जो बदले में वैल्यू मिलेगी वो मिनरल ओर्स की मिलेगी, जो वैल्यू बहुत कम होती है। यानी कि एक्सपोर्ट के बदले में जो वैल्यू आएगी वो कच्चे माल की आएगी। यहाँ पर मिनरल ओर्स आर कम्प्लीटली द रॉ मटेरियल्स, बिल्कुल रॉ फॉर्म में आपका रिसोर्स है। तो आपको वैल्यू उतना ही मिलेगा जितना वैल्यू आपको एक्सट्रैक्शन भी नहीं यहाँ पर कहेंगे हम, सिंपली माइनिंग इज़ द करेक्ट आस्पेक्ट। ओके, आपने सिर्फ उसको खोदा है, माइन किया है, इतने एफर्ट्स किए हैं आपने, इतना वैल्यू ऐड किया आपने, वो वैल्यू आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता दिख रहा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि अगर उन्हीं मिनरल ओर में से, जैसे आयरन ओर में से इंडिया ने रॉ आयरन या रॉ आयरन बार्स बना लिया, अब इंडिया इसे एक्सपोर्ट करता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आयरन ओर को प्रोसेस करने के प्लांट्स आपके मुल्क में हों, यानी कि स्मेल्टर्स लगे हों, स्मेल्टिंग प्लांट्स लगे हों। तो स्मेल्टिंग प्लांट्स जब लगे होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मल्टीप्लाई होंगी। कैसे? देखिए, आप जगह खरीद के जगह पर प्लांट लगाएंगे, आपको शेड लगाना पड़ेगा, आप भट्टियाँ लगाएंगे, उसके लिए भी आपको फ्यूल चाहिए, फ्यूल मोबिलाइज होगा, फ्यूल लाने वालों को, फ्यूल एक्सट्रैक्ट करने वालों को, फ्यूल एक्सप्लॉइट करने वालों को भी पैसा मिलेगा, फिर भट्टियाँ बनाने वाले को पैसा मिलेगा, भट्टियों में लगने वाला मटेरियल, उसमें काम करने वाले लोग, वो सारे के सारे प्लांट में जो लोग एम्प्लॉयड हैं, फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एक ओवरऑल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इंगेज होता है उस प्रोडक्ट को अचीव करने में। यानी कि प्रोसेसिंग के दौरान ये सारे उसमें अचीव होंगे, और प्रोसेसिंग के बाद जब वो सारे उसमें इन्वॉल्व होंगे, प्रोसेसिंग के बाद जब वो प्रोडक्ट बेचा जाएगा तो सबका उसकी वैल्यू में शेयर भी होगा। तो एक तरह से आप यू आर प्रोसेसिंग द गुड्स, एंड फॉर दैट यू नीड सर्विसेज ऑफ मैनी पीपल। You want to organize factors of production. When you are organizing the factor of production, you need to give their due share in the wealth. तो जो कमाई है उसमें से उनका शेयर भी देना है। तो आपने अपने ही रिसोर्स में एक और बड़े स्केल का वैल्यू एडिशन किया, मतलब आपने एक स्केल और हायर लेवल पे प्रोसेसिंग की। तो मोर यू आर प्रोसेसिंग द आइटम्स, मोर यू आर एडिंग द वैल्यू। इसको अभी इतने में समझो। अब इसके वाया आगे हम जाएं तो अब सिर्फ इंडिया आयरन ओर से रॉ आयरन बार्स बना के ही दुनिया को नहीं बेच रहा। इंडिया ने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं, और उन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ की दम पर
इंडिया क्या बनाता है? इंडिया अपने देश में टूल्स बनाता है। आप हैंड टूल्स मान लीजिए, स्पैनर्स बनाता है। तो वही रॉ आयरन बार्स इंडिया में ही यूज़ होके इंडिया हैंड टूल्स बनाता है। तो अब आप देखें, आपके सामने एक बोरी, सिंपली पहली स्टेज में एक बोरी आयरन ओर है, और वो मान लीजिए कि आप 100 किलो की बोरी है। उसकी कीमत कुछ भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल। लेकिन उससे आगे आप बढ़े, अब आपके पास एक बोरी रॉ आयरन बार्स हैं, या रॉ आयरन है। अब ये आयरन ओर नहीं है, ये आयरन है। ओके, इसकी कीमत आयरन ओर से बहुत ज़्यादा होगी। ये बार्स हैं, तो बार्स की कीमत उससे तो काफ़ी ज़्यादा होगी। अब आपके सामने एक बोरी भर के चाबियाँ पाने हैं, मतलब आप सिंपली समझिए जो घरों में इस्तेमाल करते हैं प्लास, या कहते हैं इंग्लिश में प्लायर्स। अब आपके पास वो हैं, उनकी कीमत तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मार्केट में अगर आप प्लायर्स लेने जा रहे हैं, एक प्लायर की कीमत कम से कम आज की डेट में 80, 90, 100, 150, 200 रुपये होगी। एक प्लायर की कीमत, जिसका वज़न उतना ज़्यादा नहीं है, वेट उतना नहीं है उसका, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। क्यों कीमत ज़्यादा है? उसमें टेक्नोलॉजी लगी है, साइंस ने वर्क किया है, उसमें एक साइंटिफिक फिनोमेना वर्क कर रहा है कि आप उसको यहाँ से उसके लिवर पुल करते हैं, इस तरह से लिवर आपके उसके दबाते हैं, और अल्टीमेटली वहाँ पर वो कुछ काट देता है या प्लग कर लेता है। तो देयर इज़ अ प्रॉपर मैकेनिज़्म, प्रॉपर साइंस जो इसमें इंगेज है। मतलब आपने अपने देश में मिनरल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उनको एक्सप्लॉइट किया, माइन किया, आपने उनको स्मेल्ट करके स्मेल्टर प्लांट्स में रॉ आयरन बार्स बनाए, उन बार्स को आपने फर्दर प्रोसेस करके हैंड टूल इंडस्ट्री में टूल बनाए, दैट इज़ द प्लायर। तो वो जो ज़मीन में दफ़ा हुआ दफन मिनरल था, वहाँ से लेके इस प्लायर तक डिफरेंट स्टेजेस पे वैल्यू एडिशन हुआ है उस रिसोर्स में, जो रिसोर्स मिनरल के रूप में ज़मीन में दबा हुआ था। और इस वैल्यू एडिशन के दौरान मल्टीप्लिसिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ी, डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग चैनल्स, डिफरेंट लेवल ऑफ रबड़, जब आपने हैंड टूल्स बनाए प्लायर, उस पर रबड़ चढ़ाई गई है, तमाम बिजली की ज़रूरत पड़ी, बिल्डिंग बनानी पड़ी आपको, ऑफिस स्टाफ की नीड हुई। तो इस तरह से आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर्स को सपोर्ट दिया। इस तरह से ये ज़रूरी हो जाता है किसी एक कंट्री के लिए कि वो कंट्री अपने देश के रिसोर्सेज में वैल्यू एडिशंस करें। और क्योंकि वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि जितने स्टेजेस पे चीज़ प्रोसेस होती चली जाएगी, यू आर एडिंग मोर वैल्यू टू दैट थिंग, बिकॉज आप सोफिस्टिकेशन में हायर चले जाते रहते हैं, और आप ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं जो चीज़ें ज़्यादा वैल्यू फेच करती हैं सोसाइटी में, मार्केट में, इकोनॉमी में। और ऐसे में आपकी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर को बूस्ट मिलता है, नेशनल इनकम तो बढ़ती है, इसके कारण ही लोगों की इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है। तो ये एक चीज़ है। लेकिन अगर आपको लिमिट किया जाए, आपकी ये सारी फैक्ट्रीज़ बंद करा दी जाएँ कि आप कैपिटल गुड्स नहीं बना सकते, जैसे कि मशीन्स नहीं बना सकते या मशीन टूल्स नहीं बना सकते, ख़त्म कर दिया गया, आपको सिर्फ ले आए कि आप रॉ आयरन बार्स बनाएंगे। फिर एक स्टेज ऐसी आ गई कि आपको ये भी नहीं बनाने दिया जा रहा, आपसे कहा जा रहा है सिंपली माइनिंग कीजिए, आयरन ओर निकालिए, और आपको यहाँ पे आके रोक दिया गया। तो जब आपको यहाँ पे आके रोक दिया गया, तो आप ही के देश के लोग थे, उन्हीं लोगों के कंट्रीब्यूशन से, उन्हीं लोगों की इंगेजमेंट से इतने सारे स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग आगे चल रहे थे, सबकी रोज़ी रोटी चल रही थी, सबका घर चल रहा था, सरकार का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा था, इकोनॉमी के सारे सेक्टर प्रोग्रेस कर रहे थे, ओवरऑल देश भर में आर्थिक प्रगति हो रही थी। यही आर्थिक प्रगति सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का कारण भी बनती है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी आर्थिक प्रगति हो रही है, लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, लोग होपफुल हैं कि इस कंट्री में बेटरमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस हमें बेटर एजुकेशन लेनी है, बेटर नॉलेज गेन करनी है, एक बेटर पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा करना है, उस पॉलिटिकल सिस्टम की बेटर पॉलिसीज़ हों कि कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज़ किया जाए, और फिर एक करप्शन फ्री सोसाइटी हो कि जो भी व्यक्ति बेटर स्किल्ड है उसको अच्छी प्लेसमेंट मिले इकोनॉमी के अंदर, और वो भी अपने लिए
इस वैल्यू एडिशन वाले प्रोसेस के वाया रिसोर्सेज जनरेट कर सके, इनकम जनरेट कर सके, दैट्स ऑल। तो ये ज़रूरी होता है, लेकिन ये सब चीज़ें ठप कराई जाती हैं जब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट किसी को सर्व करने हों। अब ऐसा ही उन 200 वर्षों में भारत के साथ हुआ आज़ादी से पहले, जब ब्रिटिशर्स का शासन था। क्या हुआ उन 200 वर्षों में? क्योंकि इंडिया उस समय में एक कॉलोनी के रूप में डेवलप किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि ये सारे प्रोसेसिंग्स इंडिया अपने लेवल पर यहाँ भारत में करना शुरू करे, फर्स्ट। सेकंड, वो ये नहीं चाहते थे कि वो ये सारी प्रोसेसिंग खुद भी भारत में करें। पहला, वो ये नहीं चाहेंगे कि भारत बतौर कॉलोनी ये कर पाए। दूसरा, वो ये भी नहीं चाहेंगे कि वो भारत रूपी कॉलोनी में ये सब चीज़ें करें, क्योंकि उन्हें खुद को भारत से और दुनिया भर के हर मुल्क से ऊपर ले जाना है, बेहतर बनना है, आर्थिक प्रगति करनी है, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति उस पर खड़ी है। तो दे वांटेड टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली एंड अल्टीमेटली उसके लिए ज़रूरी था कि जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी उनके पास आ चुकी है, उसके दम पर ये प्रोसेसिंग के स्टेजेस वो अपनी कंट्री में फॉलो करें। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये फॉलो हो पाएँ, उसके लिए जो नेसेसरी लेवल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो उनके पास आ गई, क्योंकि रेनेसेंस हुआ वहाँ पे मिडेवल पीरियड के दौरान, 1400-1500 के दौरान। तो जो नेसेसरी लेवल ऑफ साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो उनके पास आ चुकी थी। अब उनको ज़रूरी क्या था? उनके लिए ज़रूरी था कि वो ग्लोबली बेटर कम्पीट कर पाएँ दूसरे प्लेयर से, जिनके पास भी नेसेसरी लेवल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नेसेसरी लेवल ऑफ फंडिंग है, नेसेसरी लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने का, और नेसेसरी गवर्नमेंट सपोर्ट है, नेसेसरी लेवल अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स है। ये सब दूसरी कई कंट्रीज़ के पास भी था, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ ही थी। अगर ब्रिटेन के पास है तो फ्रांस के पास भी है, नीदरलैंड के पास भी है, स्पेन के पास भी है, इटली के पास भी है, और अमेरिका भी बाद में आकर के अमेरिका के पास भी हुआ, एक समय के दौरान जापान के पास भी हुआ, इन तमाम जर्मनी के पास भी हुआ, इन मुल्कों के पास भी था। ब्रिटेन को इनसे भी बेहतर कम्पीट करना था और उनको ब्रिटेन से कम्पीट करना था। तो ये सब एक दूसरे से बेहतर कम्पीट करना चाहते थे, ज़्यादा ग्रो करना चाहते थे। उसका एक नतीजा ये निकला कि इन्होंने ये चाहा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो ज़्यादा फेवरेबली अपने फेवर में कन्वर्ट कर ले, वो ज़्यादा बेहतर कम्पीट करेगा और प्रोग्रेस करेगा। ऐसे में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उस समय में जो हुआ करता था, वो नेचुरल रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में रॉ मटेरियल हुआ करते थे। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिंथेटिक मटेरियल्स वर नॉट डोमिनेटिंग। सिंथेटिक आइटम्स, केमिकल आइटम्स इस तरह से डोमिनेट नहीं कर रही थी। जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ज़्यादातर नेचुरल सोर्सेज से ही सोर्स किए जाते थे। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पर ये वो समय की बातें हैं जब पॉलीस्टरीन या फिर रेयॉन, ऐसी चीज़ें एग्जिस्टेंस में नहीं हैं, तो उनसे आप फैब्रिक नहीं बनाएंगे, उनसे टेक्सटाइल्स नहीं बनेंगे। अगर इम्पोर्टेंस है उस समय की, तो कॉटन की है, जूट की है, सिल्क की है, लिनन की है, और ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं, इसके सोर्सेज नेचुरल हैं। तो उस समय में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे प्लास्टिक ईजाद ही नहीं हुआ था, अभी प्लास्टिक आया नहीं था, तो पैकिंग मटेरियल के तौर पर जो एक समय में बहुत डोमिनेट कर गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए पैकेजिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कार्गोस। और पैकेजिंग मटेरियल के लिए जो बहुत डोमिनेट कर गया वो थी बोरियाँ। बोरियों में जैसे जूट की बनी बोरियाँ, आज भी जब आप बड़ी क्विंटल की बोरी चीनी की लाते हैं तो चीनी की बोरी की अपनी एक वैल्यू है। तो बोरियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोरियाँ बन रही हैं जूट से, तो जूट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई तरह की और हैम पर रस्सियों का मटेरियल भारत में मिलता है, नारियल की भी रस्सियाँ बनती हैं, नारियल की खाल की भी। इन सब चीज़ों की मटेरियल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको चाहिए उस समय में गत्ता। गत्ता पेड़ों की छाल से बनता है, यूकलिप्टस की छाल है या सफ़ेदा या कई और पेड़ों की छाल है। आपको चाहिए
हार्ड बॉक्सेस जिनमें सामान डाल के भेजा जाए, जैसे आज की डेट में आम की सेब की पेटियाँ होती हैं, उसके लिए भी आपको पेड़ चाहिए। आपको रेलगाड़ी के डब्बे बनाने हैं, उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए, उसके लिए लोहा चाहिए। रेलगाड़ी के जो स्लीपर्स बिछाए जाते हैं पटरियों के बीच में, जो जॉइंट्स होते हैं, उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए आपको। तमाम चीज़ें जो उस समय में बन रही हैं, वो चीज़ें के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो नेचुरली सोर्स किए जाते थे। तो ग्लोबली वो नेचुरल रॉ मटेरियल्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हीं को प्रोसेस किया जा रहा था। और पूरे प्रोडक्शन मैकेनिज़्म में जो डोमिनेंट शेयर रख रहा है चीज़ फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, वो रॉ मटेरियल ही रखता है, तब भी और आज भी। दैट वाज द रॉ मटेरियल। ओके, सो इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल देयर वर मैनी कंट्रीज़। उस समय में ऐसा हुआ करता था कि जो चीज़ें जिस क्लाइमेटिक रीजन में प्रोड्यूस हो रही हैं वो वहीं पे प्रोड्यूस भी हो रही हैं, और कहीं प्रोड्यूस भी नहीं हो रही है। जिस क्लाइमेटिक रीजन में नील की खेती, इंडिगो की खेती हो सकती है, उसी रीजन में वो खेती करा के आपको वहीं से नील लेके आना है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आर्टिफिशियल सिंथेटिक नील बना लिया आपने, केमिकल बेस्ड, पर जब ओरिजिनल बन रहा है तब तो जहाँ उसकी खेती होती है वो वहीं से आएगा। जहाँ पर पूरी ग्लोबली जिस इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक बेल्ट में रबर के ट्रीज़ हो सकते हैं, जहाँ से रबर मिल सकती है वो तो वहीं से मिलेगी। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने आर्टिफिशियल रबर बना ली। जहाँ जिस रीजन में नेचुरली जूट उगेगा, जिस वेट क्लाइमेटिक रीजन में जूट तो वहीं पे होगा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आपको जूट की ज़रूरत नहीं है, आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्लास्टिक की रस्सियाँ बना ली हैं, तो फिर प्लास्टिक के धागे बना लिए हैं, और आपने सिंपली प्लास्टिक ही बना लिया है। आपके पास पॉलीमर्स हैं, आप उनकी मदद से कुछ भी डेवलप कर लेते हैं। रबर की चप्पलें बना लेते हैं, प्लास्टिक बन जाता है ना। पॉलीथीन, प्लास्टिक, यही है, ये सब केमिस्ट्री का खेल है। लेकिन एक समय तक ऐसा नहीं था। एक समय तक जो चीज़ें आप फिनिश्ड गुड्स के रूप में प्रोड्यूस कर रहे हो, उनके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो जिन क्लाइमेटिक रीजन्स में होता है या जिन जोग्राफिकल लैंड पे होता है, वहीं पे ही होता था। और आपको वो चाहिए था क्योंकि ग्लोबली इंडस्ट्री उसी फील्ड में लगी ही थी। आप उन्हीं चीज़ों को प्रोसेस करना सीखे थे, जान गए थे, और सोसाइटी भी उन्हीं चीज़ों को कंज्यूम कर रही थी। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल। दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब किसी भी मुल्क में जहाँ आप जा रहे हो, वहाँ पर अगर अपना रॉ मटेरियल खुद ही बहुत हैवीली वैल्यू एडिशन प्रोसेस में जा रहा है, तो वो मुल्क में वो रॉ मटेरियल प्रीशियस भी हो जाएगा। आप वहाँ से रॉ मटेरियल लेने जाएंगे तो आपको वो प्रीशियस मिलेगा, डियरर मिलेगा, मतलब महंगा मिलेगा। दूसरी बात, हो सकता है मिले भी ना, क्योंकि उस मुल्क को भी ज़रूरत है उसकी, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन कर रहा है। ये एक बात। दूसरी बात, हो सकता है उसकी कमी हो जाए, वहाँ पर आपको मिले ही ना, ये दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात, हो सकता है उनकी शर्तों पर आपको लेना पड़े, सशर्त लेना पड़े, निशर्त ना मिले आपको। ये सारी समस्याएं उस समय के कॉलोनियल मॉडल के दिमाग में थी कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो उसके लिए ये ज़रूरी फिर हो जाता था कि जिस भी किसी मुल्क में आप जा रहे हैं जहाँ पे आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जहाँ से ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिन चीज़ों के लिए आपकी कंट्री हैवीली पे कर रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर इंडिया है तो इंडिया से ब्रिटेन कुछ चीज़ें जा रही थी जिनके लिए ब्रिटेन हैवीली पे करता था। सबसे कॉमन स्पाइसेस हैं, तो स्पाइसेस के लिए ब्रिटेन को पे करना पड़ता था। उसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉटन टेक्सटाइल, इसके लिए ब्रिटेन पे करता था। ये तो दो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। और पेमेंट के रूप में बदले में ब्रिटेन से बड़ी मात्रा में गोल्ड, बड़ी मात्रा में सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर भारत आता था। तो ऐसे में भारत में वैल्यू एक्यूमुलेट हो रही है। गोल्ड एंड सिल्वर उस समय में इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंजेस थे, इम्पॉर्टेंट वैल्यू स्टॉक था, इम्पॉर्टेंट एक तरह से करेंसी थी उस समय की। तो जिस मुल्क में भी स्टॉक हो रहे हैं वो ट्रेड में, कैपिटल में आपसे बहुत बड़ा हो रहा है, और आपके वहाँ से सब ड्रेन होते जा रहा है। लोग कंज्यूम कर रहे हैं और जो एसेट्स हैं, वेल्थ के सोर्सेज हैं, वो ड्रेन हो रहे हैं।
क्योंकि स्पाइसेस तो कंज्यूम हो जाएंगे, जो कॉटन टेक्सटाइल है वो तो आप कंज्यूम कर लेंगे। अल्टीमेटली ये एसेट्स रोल प्ले करते हैं जब आपको सेना खड़ी करनी है, आपको उन्हें तनख्वाहें देनी है। ये एसेट्स रोल प्ले करते हैं जब आपको इंडस्ट्रीज़ लगानी है, जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन का साइज़ बड़ा करना है। ये एसेट्स रोल प्ले करते हैं उस लेबर को देने के लिए जब आपको भवन बनाने, महल, कॉलोनियाँ, रिहाइशें, नगर बसाने हैं। ये तो नहीं है, आपका मुल्क तो कंज्यूम कर रहा है। तो भारत एक समय तक 17th सेंचुरी के दौरान ग्लोबली एक एक्सपोर्टर, एक सप्लायर के रूप में एस्टैब्लिश्ड था। 2 ही आइटम मैंने बताई हैं जिसकी हैवी कंजम्पशन यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रही थी। ब्रिटेन को आप यहाँ पे मान के चलिए, अब ये सब चीज़ें ब्रिटेन कंज्यूम कर रहा है। अब क्या हो कि ब्रिटेन को ये कंज्यूम करने के राइट्स आगे भी मिल जाएं और ब्रिटेन को उसके बदले में पे ना करना पड़े। पहला तो ब्रिटेन की सप्लाई इंश्योर्ड है, सेकंड ब्रिटेन को पे नहीं करना पड़ रहा तो उसके पास पैसा बच रहा है, अब वेल्थ एक्यूमुलेट होगा। और तीसरा, धीरे 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 जो भारत है वो अपनी वेल्थ को लूज़ कर जाएगा, इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी और धीरे धीरे वो निर्भर हो जाएगा, निर्भरता का स्तर पर आ जाएगा, डिपेंडेंसी की स्टेट आ जाएगी और वो डिपेंड होगा उसी पे जो उसे कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि ब्रिटेन। आई बात समझ में? तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आप अपने रिसोर्सेज में वैल्यू एडिशंस नहीं कर पाएंगे। फिर वो रिसोर्सेज किसके लिए अवेलेबल हैं? जिसने आपको कॉलोनाइज़ किया है, तो वो रिसोर्सेज उन्हें एक्सेस हो पाएंगे। लेकिन अभी भी आप ज़िंदा तो हैं, आप इंसान के रूप में स्थापित तो हैं। तो एक तरफ तो आपके रिसोर्सेज वहाँ जा रहे हैं क्योंकि अब आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रही है, वो उन चीज़ों को फिनिश कर रहे हैं, फिनिश्ड आइटम्स में बदल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में। आप उन्हें कंज्यूम करेंगे तो आप उन्हें चाहिए पहला कि आप रॉ मटेरियल सप्लायर बेस बने, और दूसरा ताकि रॉ मटेरियल सप्लायर बेस ताकि वो अपनी कंट्री में उन्हें फिनिश्ड गुड्स में बदल सकें और बेहतर वैल्यू एडिशन करें, वर्थ जनरेट करें, और वो फिनिश्ड गुड्स को भी आप ही कंज्यूम करें। तो आप एक मार्केट का विकल्प बन के उभरें, एक बाज़ार बने। तो शुरुआती जो 200 वर्षों का समय है, सारी पॉलिसीज़, सारे स्टेप्स गवर्नमेंट के मैं अलाइन करके दिखाऊंगा इस आइडिया के साथ, और मैं प्रूव करके दूंगा कि किस मैनर में इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। द कोर आइडिया वाज कि इंडिया को उन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया था, और बीइंग कॉलोनी आपकी जो इकोनॉमी होती है, उस इकोनॉमी में जो मॉडल फॉलो होता है, जो पॉलिसी फॉलो होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश होते हैं, जो मार्केट्स बनती हैं, वो आपकी डेवलपमेंट या आपके बेनिफिट के लिए नहीं होता है। उसका डेवलपमेंटल बेनिफिट जो है वो उस मुल्क को जाता है जिसने आपको कॉलोनी बनाया है, यानी कि कॉलोनियल मास्टर को जाता है। और आप धीरे 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 सब्स्टिट्यूशन की स्टेज से डेस्टिट्यूशन की तरफ, डिटेरियोरेशन की तरफ चले जाते हैं। तबाही हो जाती है, बर्बादी हो जाती है। ऐसा ही एक बर्बाद हो चुका स्वरूप भारत का आज़ाद भारत के रूप में हम भारतीयों को मिला था, और उसे ही अपने पाँव पर खड़ा करना हमारे उस समय के देश के नेताओं की ज़रूरत थी। तो वहीं से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नीतियाँ निकलती हैं। वो नीतियाँ किस दिशा में निकली, क्यों निकली, जानने के लिए हम आपको ये चैप्टर करा रहे हैं। ऑथर ने ये चैप्टर रखा है। सो दैट वाज द मेन आइडिया कि सिंपली समझेंगे अब हम इसको कि जो ब्रिटेन है और जो इंडिया है, इसके बीच में जो उस समय में रिलेशन बनाने का आइडिया था वो ये था कि जो इंडिया है, इंडिया से ब्रिटेन की तरफ जाएगा रॉ मटेरियल, इंडिया फिनिश्ड गुड्स नहीं भेजेगा, प्रोसेस्ड आइटम्स नहीं भेजेगा, रॉ मटेरियल जाएगा। इंडिया से ब्रिटेन को हासिल होगी लेबर, इस रॉ मटेरियल के बदले में, इस लेबर के बदले में ब्रिटेन इंडिया को बनता ड्यू शेयर उसका नहीं देगा। और ब्रिटेन से इंडिया की तरफ क्या आएगा? ब्रिटेन से इंडिया की तरफ आएंगी फिनिश्ड
गुड्स। तो यहाँ पर इंडिया ब्रिटेन के लिए बतौर मार्केट काम करेगा और ब्रिटेन से इंडिया की तरफ क्या आएंगे, ब्रिटेन के एक्सपेंडिचर्स, खर्चे, जिन खर्चों को पे कौन करेगा, भारत। भारत की जिम्मेदारी होगी उन खर्चों को अदा करना। मतलब ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें ब्रिटेन ने अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने सोशल सामाजिक विकास के लिए भारतीय रिसोर्सेज को, भारतीय लेबर को, भारतीय पॉलिटी एंड सोसाइटी को यूटिलाइज़ किया और अल्टीमेटली ये सब करने के लिए उसको जो खर्चा भी करना पड़ा वो खर्चा भी उसने भारत से ही लिया। वो कैसे लिया वो अभी हम आपको समझा देंगे। तो इंट्रोडक्शन में दैट इज़ द मेन आइडिया। इंग्लिश की लाइनें चेपने या फिर पैराग्राफ को रटने से अच्छा है आप इंट्रोडक्शन का सेंट्रल आइडिया पकड़िए। दैट इज़ द सेंट्रल आइडिया गिवन इन द बुक अबाउट द इंट्रोडक्शन। ओके, इसके इर्द गिर्द ही बाकी की सारी कहानी बुनेंगे हम। पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल एजेंडा को फुलफ़िल करने के लिए भारत में अपना एडवेंट किया और जब वो भारत में उनका पदार्पण हुआ उसके बाद उन्होंने तेज़ी से भारत को एक फिनिश्ड गुड्स, एक वैल्यू एडिशन करने वाली कंट्री से हटा के एक रॉ मटेरियल सप्लायर कंट्री में बदल दिया और भारत को ब्रिटेन से आने वाले फिनिश्ड गुड्स की मार्केट के रूप में विकसित किया और इसने भारत की एम्प्लॉयमेंट, भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडिशन और सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को डिवास्टेट किया, डिग्रेड किया, कमज़ोर किया। तो क्या अब ये लाइन जब मैं बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा प्रोसेसिंग का चैनल यहाँ पे देखा है और वो हमने आपको समझाया भी है कि ये कहने का मतलब क्या है। तो एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग, this is the stage of processing, you are adding value. Process value, process so value, so more you will process, more value you will add. The value you are adding, ultimately the value, it is becoming part of your economy, it is becoming national income and ultimately it is becoming per capita income. It means your country is developing, your people are growing, your economy is growing, okay, and ultimately they'll have better life, they will have better living standard, and then ultimately they will grow and grow because virtuous cycle will happen, it will execute. But simply if we'll consider the colonial model, they will not give you the space to process because they want to convert you into the supplier that is simply a very, very primitive supplier of the raw materials. Okay, so that is P1. You are simply processing the raw materials. How you are processing it? You are simply mining them. Okay, and ultimately you are adding value of V1. This is the size of your economy. A very, very small size of the economy. There will be no processing, no value addition. There will be no national income, there will be no wealth with the people, no per capita income. So there will be no consumption of education or there will be no infrastructure because there will be no financial power with the government. They will not create infrastructure, economic and social. So ultimately there would be no virtuous cycle. It will end into the vicious cycle. So it will make you a country having substitution status. Okay, so people will exploit you more and more. This is the thing. So ultimately भारत को वो इस परिस्थिति में रखना चाहते थे, लेकिन उसके आगे सारी प्रोसेसिंग और वैल्यूडेशन वो अपने मुल्क में करते थे। ये पहला बात। और उसके बाद अगर वो खर्चे घटाने के लिए और सारे फ़ायदों के लिए भारत में भी कर रहे हैं प्रोसेसिंग, तो कर अपने इंटरेस्ट के लिए रहे हैं। भारत की ज़मीन से भारत के रिसोर्सेज लेके भारत ही की लेबर की मदद से भारत ही में चीज़ें प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके ग्लोबली बेचना और जो वैल्यू जनरेट हुई वो भारतीयों में ना बांटते हुए ब्रिटेन ले जाना।
ये भी किया गया है। इतनी बात समझ में आई। अब हम इस प्रोसेस के वाया आगे बढ़ें। चलिए, तो अब यहाँ से आगे हम इस कॉन्सेप्ट वाइज बढ़ेंगे, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम अलग अलग सेक्टर्स वाइज एक्सपीरियंस करेंगे। हम इसको एग्रीकल्चर में एक्सपीरियंस करेंगे, हम इसको इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करेंगे, हम इसको ट्रेड में यानी कि फॉरेन ट्रेड में एक्सपीरियंस करेंगे, हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपीरियंस करेंगे, हम इसको डेमोग्राफी में एक्सपीरियंस करेंगे और हम इसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब ओवरऑल हम जो आपको बताने जा रहे हैं, ब्रिटिश पीरियड के दौरान यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भारत की अर्थव्यवस्था के हालात क्या थे, वो हम इन सब के वाया अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो मेन स्टे है वो यही है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम उसको ही समझने जा रहे हैं। आरंभ कर रहे हैं कि इस ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमारा जो आर्थिक प्रगति है, आर्थिक विकास है, वो इतना कम क्यों था, कैसे था, किन कारणों की वजह से था और कैसा था आर्थिक प्रगति का दर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझते हैं। शुरुआत एग्रीकल्चर से कर लेते हैं। देखिए, एंशिएंट इंडिया से ही लेकर के मॉडर्न अब तक इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है। जिस पीरियड की हम डिस्कशन कर रहे हैं उस पीरियड के दौरान इंडिया लगभग 85% रूरल है, मतलब विलेजेस में रहता है। 85% इंडिया विलेजेस में रहता है और ये इंडिया प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन है। दिस इज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन, मतलब ये ऑक्यूपेशन वाइज एग्रीकल्चर में लीन है, उसमें लगा हुआ है। आंकड़ा बताता है किताब का कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं 75% पॉपुलेशन उस समय में एम्प्लॉयड थी एग्रीकल्चर में। दैट इज़ द वर्किंग पॉपुलेशन। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या था। 85% भारत ग्रामीण था उस समय में और उसका ऑलमोस्ट एक 90% सेक्शन एग्रीरियन था, एग्रीकल्चर में लगा था, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। 75% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड थी। एग्रीकल्चर ही उस समय में रेवेन्यू का मेन सोर्स था। इट वाज द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। सारी सोसाइटी एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द ही बुनी हुई थी उस समय में। तो दैट एग्रीकल्चर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर इतना इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद भी इस कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रही है दैट वाज स्टेगनेंट। दैट एग्रीकल्चरल ग्रोथ वाज स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मतलब वो स्टैंड स्टिल रही, वो बदली नहीं। मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमने ग्रोथ अचीव नहीं की, हमने प्रोग्रेस अचीव नहीं की। या तो हम स्टेगनेंसी देखते हैं, हम स्टेगनेंट हैं, और या फिर हमें नज़र आएगा कि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वो डिटेरिएट करेगा। तो डिटेरिएशन है, स्टेगनेंसी है, ये दो चीज़ें एसोसिएटेड हैं एग्रीकल्चर से। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस मुल्क के बारे में आपके मन में आएगा कि सर भारत हमेशा से ऐसा था, तो इसका एक उदाहरण बताया गया है। एक फॉरेन ट्रैवलर है बर्नियर, वो भारत आया है और 17th सेंचुरी के शुरुआती समय के विषय में बताता है वो कि मैं 2 बार, मतलब अब हम ब्रिटिशर्स के थोड़े पहले के समय को जान रहे हैं यहाँ पे, कि मैं 2 बार जो भारत मैंने विज़िट की बंगाल एरिया के बारे में, मैं ये जान पाया अबाउट द बंगाल, ये मैं ये जान पाया कि ये बंगाल का जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, सोसाइटी ओवरऑल जो प्रॉस्पेरिटी एक्सपीरियंस कर रही है, ये